गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का अगला पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं जितना हो किया जाए। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में देखिए, पहला नंबर प्रॉपर्टी जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए का अगर यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट जो आएगा और डिटर्मिनेंट ए का भी, दोनों का ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश के रूप में भी लिखते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। हम मान लेते हैं कि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा, या इसको नीचे ही लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम 2 है, पहला कॉलम और पहला रो को इसमें हम लोग हाइड करते हैं, छुपाते हैं। तो क्या होता है, यह इसको ऐसे लिख लीजिए। तो हमारा बच गया क्या, 0, 4 और 5 माइनस 7, 0, 4, 5 माइनस 7, ठीक है। पहला रो और पहला कॉलम को हम लोग छुपाते हैं, तो जो हमारा बचता है इसको लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, हमारा माइनस होता है, ये प्लस में लिखते हैं, ये माइनस और ये प्लस में। तो चलिए अब सेकंड के लिए माइनस लिख दिए, और यहाँ कितना है हमारा -3 है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हम लोग लिखेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को हाइड करेंगे। तो हमारा बच गया 6, 1, 4 से -7, 6, 1, 4 -7, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ प्लस साइन देते हैं और इस बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा, पहला रो और थर्ड कॉलम को जब हम लोग हाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6, 1, 0, 5, 6, 1, 0, 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 2 इंटू 7 को 0 से करेंगे तो 0, माइनस 5 के 20 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना 3 इंटू -42 आ गया, 7 छक 42, और -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, प्लस 5 इंटू कितना होगा, 6 × 35, -0 इंटू 1 0, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये -2 से गुना करेंगे 20 को तो -40 आ गया। ये इधर कितना करेंगे, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 46 से, -46 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ठीक है, कर दीजिए। ये -40, ये माइनस प्लस क्या होगा, -3 से करेंगे इसको तो 36, 18, ये 8 हाथ में 1, 12 और 1 13, 138, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 35 बचे 150 हो गया। तो इस तरह से आप इसको जोड़ घटाव कर देंगे, क्या आएगा रिजल्ट, माइनस माइनस को ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, -8 और 4, 3, 7, 178 हो गया, और प्लस में है हमारा 150, तो कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 150 में घटाएंगे तो ये -28 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। कब आया, जब सिंपल हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालें। अब हम लोग इसका क्या करेंगे,
ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब प्रत्येक कॉलम को हम लोग रो में और रो को कॉलम में चेंज करते हैं, इंटरचेंज करेंगे, तो हम देखेंगे कि वैल्यू हमारा क्या आता है। तो चलिए इसको अगर हम ये ट्रांसपोज निकालें तो क्या आ जाएगा, ए टी का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। पहला रो को पहला कॉलम बना देते हैं, 2 -3 5, ठीक है। दूसरा रो को दूसरा कॉलम, 6 0 4 1 5 -7 1 5 -7, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोज का वैल्यू बन गया, ठीक है। तो अब इस ट्रांसपोज का भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमको क्या आना चाहिए, -28 ही आना चाहिए। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको निकाल के -28 हमको आना चाहिए। अब हम लोग 80 का डिटर्मिनेंट्स को निकालते हैं, इसका वैल्यू को देखते हैं क्या आता है। तो 80 इसका वैल्यू हमारा क्या आता है, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से 2 इंटू पहला रो पहला कॉलम ढकेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 0 4 5 -7 0 4 5 -7। ये इस बार माइनस देंगे, सेकंड के लिए माइनस देते हैं। तो इस बार क्या होगा, 6 इंटू क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को हाइड करेंगे, तो -3 5 5 7 -3 5 5 7, ठीक है। कहीं हम लोग लिखने में कोई मिस्टेक नहीं ना है। 2 -3 5 2 -3 5 6 0 4 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। इस बार प्लस को लेंगे और क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या आएगा, पहला रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, तो -3 5 0 4, इसको करिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये 0 -7 इंटू 0 0 माइनस कितना 20, इधर हो गया -6 इंटू कितना हो जाएगा, -1 21 -25, वो +20, हाँ माइनस फार्मूला का -25, ठीक है। यह क्या आ गया, +1 इंटू -12 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये -40 और ये कितना हो गया, -6 इंटू 20 20 40 और 6 46, -46 हो जाएगा। माइनस माइनस ऐड करेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा, +1 से इसको करेंगे तो -12 ही ये रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -12, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, तो ये -12 और -40 और -12 -52 हो गया ये, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, गुना कर दीजिए, 6 6 36 के 6 हाथ में 3 24 और 3 27, तो ये आ गया +26 इतना। अब इसमें हम लोग 52 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, देखिए कुछ गलत हो रहा है कहीं, 6 में 2 जगह तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का जो है तो +276 ये ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमको -28 आना चाहिए। इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए माइनस छूट गया था, -7 यहाँ पे होगा। तो माइनस, चूँकि यहाँ पे जब हम 6 ले रहे थे तो 6 लेने से क्या होगा, हमारा -3 5 और 5 -7 है, 5 -7 है। तो ये -6 तो ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा, +21 आ जाएगा ये, और ये -25 ठीक है, बाकी ठीक है सर। चलिए आगे इसको करिए, तो -40 ठीक है, ये -6 इंटू क्या हो जाएगा, -6 इंटू ये हो जाएगा
25 में 21 घटेगा तो -4, ठीक है, और ये -12, ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये तो माइनस, ठीक है, -40 और -12 हो गया -52, और ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस गुना करेंगे तो फिर प्लस बन गया, ये प्लस, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया। अब घटा के देखिए कितना बचता है, तो 2 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचा, ठीक है। और इधर कितना बच गया, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 28 आ गया, और माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस साइन देंगे। तो देखिए हमारा ये दोनों ही आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब इससे ये बात साबित होता है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक रो को कॉलम में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 पे बात करेंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी को हम लोग स्विचिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को जब हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव हो जाता है या अपोजिट साइन का हो जाएगा। अगर माइनस का है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस में आया है, तो जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझिए। हम 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल नहीं, 2 ही ऑर्डर का एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है समझने में। जो 2 ऑर्डर में आएगा वही प्रॉपर्टीज 3 ऑर्डर में भी फॉलो होगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, मान लेते हैं ये इक्वल टू इतना दिया हुआ है डिटर्मिनेंट। यदि इसका हम 2 ठो रो या कॉलम को आपस में चेंज कर दें, पहले तो इसका देखिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। इसका अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2 × -1 कितना आ गया, -2, और माइनस हमारा फार्मूला का -5 × 4 कितना हो गया, -20, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 माइनस माइनस +20, अर्थात कितना हो गया, ये +18 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ये इसका वैल्यू हमारा बन जाएगा 2 4 -1 और ये -5 -1, ठीक है। आप बोलेंगे कि पिछले प्रॉपर्टीज में भी हम लोग क्या किए थे कि उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या किए थे कि सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट किए थे या इंटरचेंज किए थे। तो उस कंडीशन में हमारा वैल्यू डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं था। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे 3 ऑर्डर का था, तो तीनों ही रोज को कॉलम में हम कन्वर्ट किए थे, चेंज किए थे। यहाँ पे क्या है कि 3 ऑर्डर का रहे या 2 ऑर्डर का रहे, हम सिर्फ 2 ही रो को या 2 कॉलम को ही आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये दोनों में फ़र्क यही है, समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए, अब क्या हम चेंज कर दिए हैं, 2 रो ही चुकी है, 2 ही रो है इसमें, तो 2 रो को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, दोनों रो को कॉलम में बदल दिए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रो को आपस में 2 ठो रो को आपस में चेंज करते हैं या 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हैं। तो 2 रो हमारा है यहाँ पे 2 4, पहला रो है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो हम लोग इंटरचेंज क्या करेंगे कि R2 को R1 बना देंगे और R1 को R2 बना देंगे। तो अब क्या हमारा वैल्यू इस तरह का बनेगा डिटर्मिनेंट, -5 -1 और क्या बनेगा 2 4। तो देखिए इसका वैल्यू हमारा क्या आता है। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, माइनस, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो -20 हो गया और -2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो इस तरह से कितना आ गया, -20 और +2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, -18 आ गया। तो हम लोग क्या पाए कि हमारा देखिए पहले में क्या था,
वैल्यू +18 था, अभी क्या आ गया -18 आ गया। इसका मतलब हुआ कि कोई भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रो को जब आपस में हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, या साइन उसका चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बच्चों मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गया होगा। ऐसे एग्जाम्पल और एक देख लीजिए आप कि हम लोग अभी रो को कर चेंज किए थे इंटरचेंज, अभी यदि हम कॉलम को भी इंटरचेंज करें तो भी यही होगा। तो कॉलम को इस बार हम इंटरचेंज करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा इसका कॉलम क्या क्या है, 2 - 5 है, तो इसको हम, ये C1 है और ये C2 है, तो हम C2 को बना देते हैं C1 4 - 1 और C1 को बना देते हैं C2 2 - 5। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या आता है, वैल्यू हमारा कितना आएगा -20 और क्या होगा -2 × 1 करेंगे तो -2, अर्थात कितना हो जाएगा -20 + 2 अर्थात कितना आ गया -18। तो हम ये पाए कि इस बार हम लोग दो कॉलम को इंटरचेंज किए आपस में, तब भी हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ, पहले पॉजिटिव था जो +18 था, तो अभी हमारा -18 आया। मतलब दो कॉलम या दो रो को आपस में जब हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखेंगे। चलिए 3 नंबर प्रॉपर्टी जो है तो उसको रिपीटेशन प्रॉपर्टी भी हम लोग कह सकते हैं। मैंने इसमें क्या होता है कि कोई भी दो रो डिटर्मिनेंट का या दो कॉलम यदि सेम वैल्यू का हो, सेम एलिमेंट का हो, तो ऐसे कंडीशन में यह उसको हम लोग आइडेंटिकल, अंग्रेजी भाषा में आइडेंटिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम, यहाँ जैसे दो रो है R1 और R3, क्या है, सेम है, सेम एलिमेंट का है, तो इसका मतलब ये दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0 होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 आएगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि सच में आता है या नहीं। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को कि कोई यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम एलिमेंट का हो, सेम वैल्यू के एलिमेंट का हो, तो ऐसे कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं। तो पहला क्या करेंगे, 0 × पहला रो पहला कॉलम, तो 8 2 1 0, 8 2 1 0, ठीक है। सेकंड में माइनस का साइन देते हैं, तो इस बार क्या लिखेंगे, 2 × ठीक है। जब 2 × लेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस साइन देते हैं और 0 × इस बार क्या बनेगा, 0 × थर्ड पहला रो और तीसरा कॉलम, 1 0 8 2 1 0 8 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए क्या आता है, 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू ये है, तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। -2 है ये, इंटू 1 को 0 से करेंगे तो 0, -0 को 1 से करेंगे तो 0, प्लस फिर यहाँ भी 0 × जितना भी वैल्यू इसका है, तो 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा वो भी। तो हमारा कुल मिलाकर क्या वैल्यू आया, 0, -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 = क्या आ गया, 0। तो हम लोग ये देखे, ये साबित हो गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, अर्थात सेम एलिमेंट का हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 यही है। चलिए प्रॉपर्टी 4 नंबर को देखिए। प्रॉपर्टी 4 नंबर में हमारा ये है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को या डिटर्मिनेंट को हम लोग कोई कांस्टेंट
एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई कांस्टेंट संख्या से, कोई कांस्टेंट पद से गुना करते हैं, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हमारा आता है वो उस कांस्टेंट पद के मल्टीपल के बराबर आता है। एग्जाम्पल से आप इसको समझिए कि मान लीजिए हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि मैट्रिक्स में 3 से जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये 3 का मल्टीपल सारे संख्या के साथ में गुना होता था, मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हम किसी एक रो को करेंगे या किसी एक कॉलम को कर सकते हैं, ठीक है, तो एक ही वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम इसको रो से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 3 × 2 यानी 6 हो गया। 3 को 4 से करेंगे तो ये 12 हो गया, ठीक है, और ये कितना -5 और ये 1 हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली इसका आंसर आना कितना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो 3 × 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 और ये माइनस और ये 5 के 20 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +20, अर्थात हमारा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 18, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअल क्या है 18 है, तो 18 × 54, 4 8 24 2 3 2 5, तो ये 3 के मल्टीपल हमारा वैल्यू ये आ गया 18। डिटर्मिनेंट का वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 54 आता है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या किए कि हम 3 को मान लीजिए किसी रो के साथ, पहला रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग इसका वैल्यू देखिए क्या आता है, तो ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम चेक करें तो कितना आएगा, 6 को -1 से करेंगे तो -6 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +12 × 5 = 60, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 54 आ गया। अर्थात हमारा डिटर्मिनेंट का एक्चुअल वैल्यू क्या था, इसका 18 था, तो 18 × 54, तो 3 के देखिए मल्टीपल में हमारा ऐसे भी आ गया। इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी कांस्टेंट पद से जब गुना करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो उतना ही कांस्टेंट पद के मल्टीपल के गुना के बराबर होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या करते हैं, हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो यदि हम डिटर्मिनेंट को जोड़ या घटाव के रूप में चेंज करें, तो जोड़ या घटाव के रूप में अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तब भी हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है हमारा, तो देखिए कितना आएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 के 20, अर्थात कितना आ गया वैल्यू इसका 18 आता है। अब यदि इसको हम इस रूप में लिखें, 2 को मान लीजिए हम 1 + 1 कर दें, 4 को हम 1 + 3 कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 1 + 3 लिख सकते हैं। नीचे में हमारा क्या है 5 है -1 है, तो इसको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट के रूप में जोड़ के रूप में तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे आप क्या कर सकते हैं कि 2 डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, और उसको भी जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखेंगे वैल्यू सेम ही आता है। जैसे अभी इसको कर लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 -5 और यहाँ क्या है 1 -1, ठीक है, और ये प्लस है दोनों में ही, तो हम लोग यहाँ प्लस दे देंगे। कितना इस बार है 1 और क्या बचा -5, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ कितना है -1। आप लोग समझ रहे हैं बच्चे कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को यदि जोड़ या घटाओ, ये सम में करूँ हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप माइनस भी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो माइनस भी करने से वैल्यू हमारा इसी तरह का आएगा। तो देखेंगे कि हमारा इससे भी
वैल्यू अनचेंज्ड रहता है। अगर 18 हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है तो इससे भी 18 ही आएगा। चलिए इसको अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा। -1 को +1 से करेंगे तो -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 5, और यहाँ कितना है प्लस, इसका कितना आएगा प्लस, माइनस क्या हो गया -1, और ये -15 हो गया, माइनस माइनस +15 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ये आ गया 4, और ये प्लस कितना हो जाएगा 15 में 1 घटेगा तो 14 आ गया, अर्थात हमारा वैल्यू कितना आ गया 14 और 4 18 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा इस डिटर्मिनेंट का एक्चुअल वैल्यू कितना था 18 था, और यहाँ भी हमारा 18 ही आया। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के पदों को हम जोड़ या घटाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यदि पहले से व्यक्त किया रहे तो उसको हम लोग जोड़ के भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम ये सम के रूप में दिखाए, आप इसी तरह से माइनस के रूप में भी देख सकते हैं। प्रैक्टिस अपने से, यदि कोई दिक्कत लगे तो हमको आप कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए 6ठा नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग डिटर्मिनेंट में ये पहले भी देखे थे, मैट्रिक्स में भी ये पढ़ चुके थे कि यदि हम R1 में R2 को घटा दें, R2 में R1 को घटा दें, या R1 में R2 को जोड़ दें, तो इस कंडीशन में भी करने से हमारा वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम इसी प्रॉपर्टीज को इस बार इसमें देखते हैं डिटर्मिनेंट के लिए कि ये कितना कारगर है। तो डिटर्मिनेंट में भी हम पाएंगे कि वैल्यू अनचेंज रहेगा, उसमें भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा। तो आप एग्जाम्पल इसको देखिए, यदि हम मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई कर दें, हमारा ए का वैल्यू ये दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 18 है। अब हम यहाँ पे अप्लाइंग करते हैं, मान लीजिए R2 में R1 घटा देते हैं। ठीक है, ये R2 बराबर R2 माइनस R1 कर दें। ठीक है, तो हम देखिए क्या पाते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या बनेगा, ए बराबर हमारा R1 में तो कोई चेंज नहीं किए हैं तो इसलिए ज्यों के त्यों लिखते हैं। R2 में क्या किए हैं, R2 में R1 को घटाए हैं, तो 5 - 5 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। ठीक है, ये R2 का वैल्यू हमारा क्या है -5 है, और इसमें माइनस करना है कितना R1 का वैल्यू हमारा कितना है 2 है, अर्थात -7 हो गया। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे -1 है, अब इसमें माइनस करेंगे कितना 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। R2 में अगर हम R1 घटा देते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 10, -5 × 10 -10, माइनस फार्मूला का, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 7 × 28। तो देखिए हमारा क्या आ गया, ये 28 में 10 घटाएंगे तो कितना आ गया 18 आ गया। तो हम क्या पाए कि हम यदि R2 में R1 को घटा भी देते हैं, मैंने R1 में R2 घटा दें, R2 में R1 घटा दें, या C1 में C2 को घटा दें, C1 में C2 को घटा दें, या C2 में C1 को घटा लें, तो इस तरह से यदि हम कुछ भी क्रिया करते हैं यहाँ पे जोड़ घटाव के रूप में, तो देखते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए कोई चेंज नहीं आता है। +18 यहाँ भी था, यहाँ भी था। ये हम लोग घटाव में देखें। आप यदि इसको जोड़ में भी आप चेक करना चाहें तो जोड़ में भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए अब ये अप्लाइंग हम अगर यदि इसमें कर दें, जोड़ को भी आप समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को अच्छा सा समझना जरूरी है बच्चे, है ना। अप्लाइंग यदि हम इसमें कर दें R2 या R1 बराबर हम कर दें R1 + R2, तो देखिए वैल्यू हमारा क्या आता है। R1 इस बार हम क्या कर रहे हैं कि R1 में हम R1 को R2 को दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो अभी इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि इस बार हम घटाव माइनस करके हम लोग लाए थे, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं था। 2 कॉलम 2 रो को
इस बार हम दो रो को जोड़ कर देखते हैं तो हमारा वैल्यू में क्या अंतर आता है। तो चलिए अप्लाई करेंगे। R1 में इतना जोड़ना है तो A इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, R1 में क्या करना है, R2 जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा, -3 हो जाएगा ये, और इसको जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, 4 में प्लस करेंगे -1 को तो प्लस माइनस घट करके 3 बचा और यहाँ पे -3 बचा। ओके, और हम लोग R2 में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए R2 को एज इट इज लिख देते हैं। तो -5 और क्या है -1। अब इसका वैल्यू आप चेक कीजिए क्या आता है डिटरमिनेंट का। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 1 3, और ये माइनस माइनस का बनेगा प्लस, 5 दिया 15, अर्थात वैल्यू हमारा क्या है 18। तो देखिए हमारा यहाँ भी हम देखें कि हम जोड़ने के बाद भी हमारा जो वैल्यू है अनचेंज है। डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले भी 18 था, माइनस जब हम दो रो को माइनस करके देखे तब भी 18 आया, प्लस करके देखे तो भी 18 आया। इसका मतलब है कि हम ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, डिटरमिनेंट में सभी जगह ये लागू होगा। ओके, अब अगला 6 नंबर प्रॉपर्टी तक हम लोग देखें। 7वां शायद हम नहीं बताए हैं तो ठीक से याद नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, यदि नहीं बताए हो तो देख लीजिए। मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू कोई वैल्यू दिया रहे डिटरमिनेंट का, मान लीजिए 0 0 0, फिर झापड़ खा। देखिए हम लोग A बराबर मान लेते हैं, ये डिटरमिनेंट है। तो इस प्रॉपर्टी इसमें क्या है प्रॉपर्टीज में कि यदि किसी डिटरमिनेंट के R1 हो, कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम का वैल्यू का एलिमेंट यदि सभी एलिमेंट का वैल्यू 0 हो तो ऐसे कंडीशन में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या बोले हम, फिर से रिपीट करते हैं इस बात को कि यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू यदि 0 हो तो ऐसी स्थिति में उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। क्या आता है वैल्यू इसका आना चाहिए 0 आएगा, ये प्रॉपर्टी बोलता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं सही है या नहीं। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालते हैं। हम 0 लेंगे इंटू क्या करेंगे, 0 इंटू पहला रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा 0 3 -3 0 0 3 -3 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग माइनस देते हैं, 0 इंटू यहाँ भी है 0, तो फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम क्या करेंगे, तो -1 -2 -1 -2, और क्या बचेगा -3 0 बचेगा। नेक्स्ट में प्लस, फिर 0 है तो 0 इंटू क्या बचेगा इस बार, पहला रो तीसरा कॉलम, तो -1 -2 -1 -2, और क्या बचेगा 0 3 बचेगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 0 से इसका वैल्यू चाहे जो भी आए इंटू करेंगे किसी भी वैल्यू को इसका, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा 0 ही होगा। माइनस यहाँ भी 0 है तो 0 इंटू इसका वैल्यू चाहे जो आए, जो भी वैल्यू आए, जब गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस 0 इंटू यहाँ भी इसका वैल्यू चाहे जो आए, हम जब लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 0 ही आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम R1 में 0 पर R1 का प्रत्येक एलिमेंट 0 था इसलिए 0 हुआ। यदि R2 में भी प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है और R1 का एलिमेंट कुछ अलग होता है, तो R2 में हो या R3 का प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू किसी भी रोज, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू यदि 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही आएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग ये डिटरमिनेंट के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को लगभग समझ चुके हैं।
7 प्रॉपर्टी पे अभी हम लोग चर्चा किए, शायद इतना ही में काम आपका हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। हम लोग अभी डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज को सीखे समझे। मेरे ख्याल से आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट का हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में चैप्टर 4.2 को स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।